हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका रिलेशन तो वैसे एक कंट्री के साथ है, बट उसके इम्पैक्ट जो हैं वो 4-5 कंट्री पे हो रहे हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेस्ट एशिया में ईरान के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन पे। और ईरान में एक ग्रुप आजकल बहुत न्यूज़ में है, कुर्द। तो कुर्द लोग कौन है, कुर्दिस्तान क्या है, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, क्यों ईरान उनके मूवमेंट को, उनके प्रोटेस्ट को क्रश कर रहा है, करना क्यों चाहते हैं। ईरान के साथ साथ इराक, सीरिया और टर्की में भी ऐसा क्यों हो रहा है कि दे ऑल वांट टू क्रश द कुर्दिस्तानी मूवमेंट, राइट। और कुर्द लोग ये क्या है, इनका अपना कल्चर क्या है, ये क्या डिमांड कर रहे हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज इन दिस वीडियो। ईरान जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिया मुस्लिम कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में 2 तरह के मुस्लिम ग्रुप्स हैं, सुन्नी एंड शियाज़। तो वर्ल्ड के मैक्सिमम जो मुस्लिम्स हैं वो सुन्नीज़ हैं। मोर देन 80% जो मुसलमान वर्ल्ड में हैं वो सुन्नी हैं, रिमेनिंग शिया हैं। तो शिया जो है वो मेजॉरिटी में, हालांकि शिया काफ़ी कंट्रीज़ में है, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, कुछ अफ़गानिस्तान में भी हैं, यमन में भी हैं, लेबनान में भी हैं, सीरिया में भी हैं, कई कंट्रीज़ में शियाज़ हैं। बट 4 कंट्री ऐसी है जहाँ पे शियाज़ मेजॉरिटी में हैं टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का। वो कंट्री है ईरान, इराक, बहरीन एंड अजरबैजान, राइट। 1979 से पहले ईरान में मोनार्की थी। यहाँ पे किंग रूल करता था, किंग, वो उनसे बोलते थे शाह ऑफ ईरान। जब तक शाह ऑफ ईरान ईरान में रूल करते रहे 1979 तक, तब तक ईरान एक बहुत लिबरल कंट्री था। रिलीजन नो डाउट वहाँ पे इस्लाम था, लेकिन वो बहुत लिबरल इस्लाम था उस जगह पे। जितना सिस्टम था, विमेन के राइट्स थे, विमेन एम्पावरमेंट की बातें जो आजकल हम यूरोप में देखते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न में डेवलप किया गया था ईरान की सोसाइटी को भी, ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन को भी। विमेन पे कोई बंदिशें नहीं थी, कोई ड्रेस कोड नहीं था। तो 1979 में कुछ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट द पॉलिसीज़ ऑफ शाह ऑफ ईरान। वो प्रोटेस्ट जो था वो अल्टीमेटली एक रिलीजियस टोन ले गया और वो बढ़ते 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 इतना फैल गया कि अल्टीमेटली शाह ऑफ ईरान को ईरान से भागना पड़ा। तो जब तक शाह ऑफ ईरान थे पावर में, तब तक जो ईरान के मेन शिया लीडर थे आयतुल्लाह खोमैनी, वो फ्रांस में एग्जाइल में थे, यूरोप में। जब शाह ऑफ ईरान भाग गए तो आयतुल्लाह खोमैनी को वापस लाया गया, क्योंकि शियाज़ उन्हें अपना गुरु मानते हैं, सुप्रीम लीडर मानते हैं अपना। तो उनके आने के बाद ईरान में एक स्ट्रिक्ट शरिया लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंट हुआ। उस लॉ में काफ़ी बातें होती हैं कि किस तरह कैसे कैसे हमने इस्लाम को फॉलो करना है, इस्लाम के सिस्टम को फॉलो करना है सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। उनमें से उन्हीं कोड में से जो शरिया लॉ था, विमेन के ऊपर काफ़ी बंदिशें आई। जिस तरह की लिबर्टी उनको एम्पावरमेंट, लिबर्टी एम्पावरमेंट पहले मिलती थी 79 से पहले, उस पर अब रोक लग गई है। उस पर अब विमेन पे काफ़ी बंदिशें आ गई। उन बंदिशों में से एक बंदिश थी ड्रेस कोड की, कि उनके लिए हिजाब पहनना कंपलसरी कर दिया गया और वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। और ये भी होता है स्ट्रिक्ट शरीयत लॉ में, जहाँ जहाँ शरीयत का लॉ इम्प्लीमेंट होता है, कि अगर आप वो हिजाब नहीं पहनते हैं, ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके बाद, और ऐसा पब्लिक स्पेस में आप करते हैं, तो एक मोरल पुलिस रहती है वहाँ पे, जो आपको फिर पकड़ते हैं और आपको पनिशमेंट देते हैं। कुछ कंट्री में तो पनिशमेंट में आपको कोड़े लगाए जाते हैं, कुछ में आपको जेल में डालते हैं, कुछ में आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है और स्ट्रिक्ट वार्निंग दे के आपको छोड़ा जाता है। तो इस चीज़ को लेके एक मोरल पुलिस ईरान के अंदर भी है। रिसेंटली आपने देखा होगा, और वो मोरल पुलिस जो है वो ये इंश्योर करती है कि जो ड्रेस कोड है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो। कोई भी लेडी जो है पब्लिक स्पेस में बिना हिजाब के ना जाए, अपना सिर ढके बिना ना जाए। वो अभी यही हुआ था, एक लेडी थी, लड़की थी, महसा अमीनी जो थी, उनको इसी ड्रेस कोड को वायलेट करने के लिए ईरान की मोरल पुलिस ने पकड़ा। बाद में न्यूज़ आई कि उनकी डेथ हो गई। तो ये बाद में बात फैली कि उनको टॉर्चर करके मारा गया है, बिकॉज शी हैड वायलेटेड द ड्रेस कोड। अब देखिए, एंगर तो लेडीज़ में बहुत पहले से चलता आ रहा है ईरान की, कि हिजाब एक चॉइस हो सकती है। हिजाब को आप आजकल के मॉडर्न टाइम में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं स्ट्रिक्टली। किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपने हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है, ये आपकी चॉइस की बात है, ड्रेस की बात है, अपनी बात है। लेकिन इसलिए फिर क्या हुआ, इनकी जो डेथ है
वो एक फुल फ्लैज पूरे कंट्री में एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई है। एंटी गवर्नमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी हिजाब मूवमेंट जो है बहुत जोर पकड़ गई हैं। बट आयरनी क्या है, इस कंट्री में रियलिटी क्या है, सॉरी, इस कंट्री में प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, वो एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है। वो किसी भी कीमत पे इस ड्रेस कोड को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्योर इस्लामिक शरीयत लो एज इट इज़, जैसा मेडिवल टाइम में चलता आया है वैसा ही अब इम्प्लीमेंट हो। तो महसा अमीनी जो हैं, जिनकी डेथ हुई, जिनके कारण इतने मूवमेंट्स चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे ईरान में, वो लेडी एक कर्द थी और वो ईरान के कुर्दिस्तान प्रोविंस से बिलोंग करती थी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कुर्द लोग कौन हैं, कुर्दिस्तान क्या है, वो क्या डिमांड कर रहे हैं और ईरान इन्हें लगातार क्रश करने की कोशिश क्यों कर रहा है। हालांकि ये बात बता दूँ मैं आपको कि विमेन के प्रोटेस्ट ओनली कुर्दिश विमेन नहीं कर रही हैं और ना ही किसी एक ग्रुप के कहने पे लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका कोई एक लीडर भी नहीं है। जो लेडीज़ तंग आए हुए हैं, लोग तंग आए हुए हैं स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज से, वो सब अब जो है उनका गुस्सा जो है उबल के सामने आ रहा है। इसने तो बारूद तो बहुत टाइम से पहले से इकट्ठा हो रहा है, इनकी डेथ ने उसको चिंगारी दे दी है। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि इस सब के पीछे जो ईरान के कुर्द लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि ये कुर्द लोग हैं कौन। ये हैं महसा अमीनी, जिनकी डेथ के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। अब जो कुर्दिश लोग हैं, ये अभी इनकी हिस्ट्री के बारे में हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये कौन थे। बट जो कुर्दिश लोग हैं शुरू से नोमैड्स रहे हैं कि ये अपने लाइव स्टॉक के साथ कभी यहाँ कभी वहाँ घूमने निकल जाया करते थे ताकि इनके एनिमल्स जो है ग्रेजिंग कर सके। तो नोमैड्स को एक जगह तो होती नहीं है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, तो उनका एक कोई खास फिक्स एरिया नहीं था। बाद में अब जो कुर्द लोग, एक खास बात और भी है, हालांकि ये मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, ये सुन्नी मुस्लिम भी हैं, शिया मुस्लिम भी हैं, लेकिन काफ़ी कुर्दिश लोग जो हैं वो क्रिश्चियन भी हैं, यजीदी भी हैं, ज़ोरास्ट्रियन यानी पारसी भी हैं, और एक और सेक्ट है यारसन्स भी हैं। ये इसमें वेस्ट एशिया का एक सेक्ट है यारसन्स, वो भी हैं। ये तो मिले जुले लोग हैं। इनकी अच्छी बात क्या है कि ये विमेन के ऊपर अपने ड्रेस कोड को, अपनी बातों को फोर्स करके या फोर्स से इम्पोज नहीं करते हैं। काफ़ी लिबरल लोग हैं। चाहे ये मुस्लिम भी हैं तो ये स्ट्रिक्टली शरिया के लॉ को अपनी विमेन पे इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं। विमेन को पढ़ाते हैं, इक्वालिटी चलती है इनकी सोसाइटी के अंदर, और ये कोई पर्दा सिस्टम या जो होता है इसमें हिजाब सिस्टम, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना नहीं चाहते हैं, राइट। और ये बहुत पढ़ लिखी कम्युनिटी है, जहाँ जहाँ हैं ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। जहाँ जहाँ वर्ल्ड में भी कुर्दिश लोग हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ये आए कहाँ से हैं? इनका जो बेसिकली जो ओरिजिन है वो माना जाता है कि जो कुर्दिश लोग हैं वो शुरू में थे, ये देखिए, ये इराक में दो रिवर्स हैं, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। आपने कोई नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया इराक का ही फॉर्मर नेम था। जैसे हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वैसे यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी। एक्चुअली मेसोपोटामिया का मीनिंग होता है दोआब। दोआब मीन लैंड बिटवीन टू रिवर्स। हम यहाँ बोलते हैं दोआब, ये यहाँ बोलते हैं मेसोपोटामिया। तो ये जो लैंड बिटवीन टू रिवर्स है मेसोपोटामिया का, यानी टिग्रिस और यूफ्रेटस के बीच का एरिया। कहते हैं जो कुर्दिश लोग हैं वो शुरू, उनका ओरिजिन जो है इस एरिया का है, वो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, राइट। तो वो बाद में, क्योंकि वो नोमैड्स थे, तो उनका जो पूरा एरिया था, ये वाला पार्ट था, ये सारा एरिया, इसमें इराक भी आता है, पोर्शन ऑफ ईरान भी आता है, टर्की भी आता है और सीरिया भी आएगा इस जगह पे। तो ये सबसे बिलोंग करते थे कुर्दिश लोग। अब जो कुर्द लोग हैं नोमैड्स थे, तो इनका कोई एक जगह नहीं है, तो स्कैटर्ड थे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। इनका मेन लैंड था ये टिग्रिस यूफ्रेटस के बीच का एरिया, ईस्ट का एरिया, ईरान का एरिया, टर्की का एरिया, जहाँ ये मेजॉरिटी में थे। और मैं फिर बता दूँ आपको, जो कुर्द थे वो हर रिलीजन के हैं। मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, लेकिन ये क्रिश्चियंस भी हैं, ज़ोरास्ट्रियंस भी हैं, यजीदी भी हैं, राइट। अब कुर्दिश लोगों का, जैसे बाकी जो एथनिक ट्राइब्स हैं, अच्छा, कुर्दिश लोगों की अपनी अलग कल्चर है, अपनी अलग लैंग्वेज है, अपने अलग सिस्टम्स हैं। तो इस्लाम के साथ साथ
ये अपने कुछ अलग सिस्टम्स को ही मानते हैं, अपने कुछ ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हैं जो बाकी इराकी, टर्किश, सीरियन और ईरानी लोगों से डिफरेंट हैं, राइट। इनकी अपनी लैंग्वेज हैं, अपनी कई बोलियां भी हैं, हालांकि ये जहाँ रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, इनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट कल्चर बोली भी है। जैसे ईरान में है तो फारसी ही बोलते हैं, इराक में है अरबिक भी बोलते हैं, सीरिया में है अरबिक बोलते हैं, टर्की में है टर्किश लैंग्वेज बोलते हैं, बट इनके अपनी अलग लैंग्वेजेस और डायलैक्ट्स भी काफ़ी सारी हैं। अब इनका कोई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि कोई एक अलग टर्किश स्टेट रही है पहले कभी, कोई एक खास ऑर्गेनाइज्ड एरिया रहा है पहले, कोई इनका कोई किंगडम या एम्पायर कभी रहा हो। तो इन्होंने डिफरेंट जब ये इस्लाम यहाँ पे आया तो ये मुस्लिम बन गए थे, राइट। तो उसके बाद ये कई मुस्लिम एम्पायर के अंडर इन्होंने काम किया है, उनके किंग्स को सपोर्ट किया है, कई किंग्स इनका डिस्प्यूट रहा है। और जो लास्ट किंगडम जो था, लास्ट एम्पायर जो था मुस्लिम्स का इस एरिया में, वो था ओटोमन एम्पायर। तो इनके रिलेशनशिप जो है ओटोमन एम्पायर के साथ में कह सकते हैं उसको कभी अच्छा कभी बुरा रहा है। जब इनका रिलेशनशिप, इन्होंने काफ़ी हेल्प की ओटोमन एम्पायर को उनके राइवल्स के अगेंस्ट, तो ओटोमन एम्पायर ने यानी खलीफा ने उस टाइम इनको काफ़ी रियायतें दी, काफ़ी इनको सपोर्ट किया और इनको एक एरिया दिया, एक ऑटोनमस एरिया दिया। इंडिपेंडेंस नहीं दी, किंग नहीं बनाया, एक इनका एरिया था, ऑटोनमी दे दी उनको कि अपने अपने लोकल मैटर्स में आप ऑटोनमस है, राइट। तो वहाँ पे टैक्स आप वसूल सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, उसको अपने पे ही खर्च कर सकते हैं, मुझे आप थोड़ा सा हिस्सा दे सकते हैं, राइट। दे वर गिवन ऑटोनमी व्हेन दे वर द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम ही चला क्योंकि किसी ना किसी इशू को लेकर इनमें डिस्प्यूट चलते रहे थे। वो इन्होंने काफ़ी वॉर लड़ी हैं, लॉयल भी रहे हैं ऑटोमन स्टेट के लिए, ठीक है। अब आपको शायद पता होगा, देखिए ये जो ऑटोमन एम्पायर है जो लास्ट में रह गया था, ये टर्की वाला पार्ट आजकल का पूरा पैलेस्टीन जिसको हम इजराइल कहते हैं, आजकल का पूरा जॉर्डन, आजकल का पूरा सीरिया, आजकल का पूरा लेबनान, आजकल का पूरा इराक और कुछ पार्ट ऑफ ये सऊदी अरेबिया जो कोस्टल पार्ट है रेड सी के साथ साथ, ये सारा एरिया, यहाँ तक का एरिया। इसमें कुवैत नहीं आएगा क्योंकि कुवैत जो था वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन में था। तो ये सारा पार्ट ऑटोमन एम्पायर था। अब ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की का एम्पायर जिसका जो मेन रूलर थे वो खलीफा थे, आपको याद होगा। चलो वो मैं बाद में करता हूँ, आपको समझाता हूँ बाद में। अब ऑटोमन एम्पायर यानी टर्किश लोग, ऑटोमन एम्पायर, देन इटली और जर्मनी, ये इकट्ठे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ब्रिटेन एंड फ्रांस ये अलग थे, इनका अपना ग्रुप था। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस जो थे वो जब लड़ाई उन्होंने लड़ी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी इनके अगेंस्ट, तो उसमें जो थे ये हार गए थे, ऑटोमन एम्पायर हार गया था। अब ऑटोमन एम्पायर क्योंकि बहुत बड़ा था साइज़ में, तो उन्हें थ्रेट फील हुआ। तो उन चलाक लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन फ्रांस जीत गए हैं, अब ये थे तो बहुत चलाक, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने पूरा एम्पायर ही तोड़ दिया। लैंग्वेज पे, कल्चर के बेस पे या लॉयल्टी ऑफ डिफरेंट क्लैंस टुवर्ड्स डिफरेंट एरियाज़, उन्होंने उनको तोड़ दिया। अब पहले तोड़ा उसको, उसे नाम उन्होंने क्या दिया, उन्हें नाम दिया मैंडेट। ये इतने पागल बनाते हैं, कहते हैं कि हम आपको पहले शुरू में कुछ टाइम तक हम आप पे रूल करें कुछ एरियाज़ पे, उसे नाम देगा मैंडेट, कि ये ब्रिटिश मैंडेट है, ये फ्रेंच मैंडेट है। इसके अंडर जो फ्रेंच मैंडेट है तो वहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट जो है रूल करेगी। कब तक रूल करेंगे, जब तक उनको लगता है कि लोकल लोग जो हैं मॉडर्न सिस्टम को अडेप्ट ना कर लें, क्योंकि उनको लगता है फ्रांस को और ब्रिटेन को कि हमारे अपने अपने मैंडेट जो हमने मैंडेट लिए हैं, जो एरियाज़ ऑक्यूपाई किए हैं इस सिस्टम के अंडर, वहाँ के लोग अभी अपने आप को रूल करने लायक वो नहीं हुए हैं। तो पहले हम उनको एजुकेट करेंगे, सिस्टम समझाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन समझाएंगे, पॉलिटिक्स समझाएंगे, नई चीज़ें समझाएंगे। जब वो समझ जाएंगे तब हम इनको अलग अलग कंट्री बना के इन्हीं को ही हम पावर दे जाएंगे। हमारा कोई लॉन्ग टर्म यहाँ पे रूल करने का नहीं है, अदरवाइज जो मैंडेट है फिर वो कॉलोनीज ही बन जाएंगे। तो फिर बाकी कंट्रीज़ आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये मैंडेट नाम दे दिया आपने, हैं तो इंडायरेक्टली आपकी कॉलोनी। तो हम ये बता रहे हैं, लिख के दे रहे हैं आपको कि हम इस पर लॉन्ग टाइम रूल नहीं करेंगे, जब ये काबिल हो जाएंगे इनको हम दे देंगे वापस से। अब वो जो मैंडेट सिस्टम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आया था,
उसमें क्या किया गया, पहली बात तो खलीफा की पोस्ट ही ख़त्म कर दी गई हमेशा के लिए, जिसके अगेंस्ट इंडिया में खिलाफत मूवमेंट हुआ था, राइट। अब टर्की जो है एक अलग कंट्री बन गया, टर्की लैंग्वेज के बेस पे, राइट। उसके बाद में ये आजकल का इजराइल, जिसका नाम था पहले पैलेस्टीन, और आजकल का जॉर्डन, जिसका पहले नाम था ट्रांस जॉर्डन मीन जॉर्डन रिवर के ईस्ट का एरिया, ट्रांस उसके ईस्ट का एरिया, इसका मतलब ट्रांस जॉर्डन। और ये इराक, ये तीनों एरिया जो थे ये ब्रिटिश मैंडेट में आ गए, यानी इस पूरे एरिया पे ब्रिटिश कंट्रोल हो गया। आजकल का सीरिया, आजकल का लेबनान, ये दोनों मिलके ये बन गए फ्रेंच मैंडेट, यानी इन पे फ्रांस का कंट्रोल हो गया। एक्चुअली रियल इशू तो यही था, उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने थे, ठीक है। ये कौन जल्दी वापस करने वाले थे, बट अल्टीमेटली प्रोटेस्ट काफ़ी हुए तो इनको अलग कंट्री बनाना पड़ा बाद में। लेकिन ये रियल इंटेंशन थी नहीं ब्रिटेन और फ्रांस की, वो तो मजबूरी वापस करने पड़े इनको, राइट। अब जब ये सब मैंडेट बना, जब ये सारे कंट्री ब्रिटिश और फ्रेंच मैंडेट में आ गए सारा एरिया, तो कुर्दिश लोगों को एक होप हो गई कि हम काफ़ी टाइम से, हमारा एक सपना था कि हमारा एक अलग कंट्री हो, कुर्दिस्तान अपना अलग से हो। अब क्योंकि ओटमन एम्पायर के टाइम पे भी जो थे कुर्दिश लोग जो थे वो इस पूरे एरिया में बिखरे हुए थे, ये सारा एरिया। अब इस सारे एरिया में क्या आता है, ये देखिए, इसको अगर मैं मैप की फॉर्म में दिखाऊं, ये सारा एरिया जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, ये इसमें एरिया टर्की का भी आएगा, ये टर्किश एरिया है, ये इराक का एरिया है, ये ईरान का एरिया है, ये सीरिया का है, थोड़ा बहुत एरिया जो है आर्मीनिया अजरबैजान का भी रहेगा इसमें। तो इस पूरे एरिया को ये कुर्दिश मानते हैं कि हमें एक अलग कुर्दिस्तान नाम से कंट्री चाहिए। तो इन्हें होप थी कि शायद ब्रिटेन ने जब सब कंट्रीज़ को अपना अपना हिस्सा देना है, अलग अलग कंट्रीज को बनानी है, तो शायद एक अलग कुर्दिस्तान ही बन जाए। उन्हें होप ये थी मैंडेट सिस्टम के आने के बाद कि जब ये जाएंगे, कंट्री बना के जाएंगे, तो हम क्योंकि अलग एथनिसिटी के लोग हैं तो हमें भी एक अलग कंट्री मिल जाएगा, राइट। ये देखिए, जहाँ जहाँ ये कलर दिख रहा है आपको, ये कुर्दिश मेजॉरिटी वाले एरियाज़ हैं, राइट। ये वाला कलर जो दिख रहा है आपको, ये ब्राउन कलर, ठीक है। बट हुआ उल्टा, उन्होंने सारे कंट्री तो बातें बना दी है, मैंने बताया ना भी आपको, इराक, सीरिया, जॉर्डन, टर्की एंड सम पार्ट, सॉरी, ये सारे कंट्री अलग बन गए। लेकिन ये आजकल इजराइल बन गया, ये जॉर्डन बन गया, सीरिया हो गया, ये लेबनान हो गया और इराक बन गया। टर्की अलग शुरू से पहले कंट्री बना दिया था इन लोगों ने, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फ़ौरन बाद। तो इनकी फिर जितनी भी होप्स थी फिर वो ख़त्म हो गई कि हमें कुछ नहीं मिला। तो ये जब ये अलग अलग कंट्री बन गई, तो जो कुर्दिश लोग थे वो डिफरेंट कंट्रीज़ में स्कैटर्ड हो गए। वो कुछ कुर्दिश इराक में रह गए, कुछ ईरान में, कुछ टर्की में, कुछ सीरिया में, कुछ अजरबैजान और आर्मीनिया में रह गए। अब नंबर्स जो इनके मैक्सिमम हैं, जो मैक्सिमम नंबर इनके हैं इराक में और टर्की में और ईरान में हैं आजकल। मैं दिखाता हूँ, डेटा है कि 10% जो सीरिया की आबादी है वो कुर्दिश है, 15 से 20% लोग टर्किश एरिया तुर्की में रहते हैं, 20% जो इराक के लोग हैं वो कुर्दिश हैं, और 10% जो ईरान में हैं लोग वो कुर्दिश हैं, ठीक है। अब ये लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि हमें ना ब्रिटेन से कुछ मिला, ना ओटोमन एम्पायर से कुछ मिला, ना फ्रांस से कुछ मिला, ना ही जो ये लोकल गवर्नमेंट्स हैं इराक की, ईरान की, टर्की की या फिर सीरिया की, ये कोऑपरेट कर रही हैं। तो ये इनका एक स्ट्रगल शुरू हुआ। शुरुआत में पीसफुल स्ट्रगल था, बाद में इन लोगों ने फिर आर्म्स रेज करने शुरू कर दिए। तो अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ में ये लोग जो हैं डिफरेंट डिमांड्स इन लोगों ने रखी हुई है। व्हाट दे वांट इज़ दैट, कुछ लोग कुर्दिश चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। अब इंडिपेंडेंस का मिलना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि अब देखिए, अगर कोई एक कंट्री इनको इंडिपेंडेंस दे दे सपोज़, तो फिर ये क्या डिमांड करेंगे बाकी एरिया वाले कि देखो जी इनको तो मिल गई इंडिपेंडेंस, कुर्दिस्तान बन गया इनका अलग से। अब क्योंकि कुर्दिश लोग बाकी कंट्री में भी हैं तो वहाँ भी अलग कंट्री चाहिए ताकि हम सारे इकट्ठे हो जाएं, तो वो बड़ा मुश्किल चीज़ है।
तो अब ये चाहते हैं फुल ऑटोनमी अपने अफेयर्स में। तो ये डिमांड काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है और ये चाहते भी हैं, राइट। लेकिन सारे कंट्रीज जो हैं इनके मूवमेंट को, इनकी डिमांड को क्रश करते आए हैं मिलिट्री वाइज। वो बोलते हैं कि अगर आप इराक में हैं तो आप कुर्दी वुर्दी नहीं हैं, आप इराकी हैं। यही बात ईरान बोलता है कि अगर आप ईरान में हैं तो कोई कुर्दी नहीं है, आप ईरानी हैं। सेम लॉजिक कर्द का, इनका टर्की का भी है कि आप टर्किश लोग हैं, कुर्दी लोग नहीं हैं। हाँ, माइनॉरिटी हैं, कुछ राइट माइनॉरिटीज़ के होते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप करो कि हमें ऑटोनमस फुल ऑटोनमी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इन चारों कंट्रीज़ में, सीरिया, इराक, ईरान और ये टर्की, इनमें सिर्फ एक कंट्री ने इनको काफ़ी हद तक ऑटोनमी दी और वो है इराक। इराक इज़ द ओनली कंट्री इन द रीजन टू हैव एस्टेब्लिश्ड एन ऑटोनमस कुर्दिश रीजन। उसको बोलते हैं इराकी कुर्दिस्तान। और इनकी पार्लियामेंट बनी थी 1992 में कुर्दिश लोगों की। तो अपने अपने अफेयर्स में इनको सा इंडिपेंडेंस, इनको ऑटोनमी दी गई थी। अब मैं दिखाता हूँ कि इनके एरियाज़ कौन से हैं। इराक में कौन सा एरिया जो है वो कुर्दिश लोगों का एरिया है। सिटीज़ भी कौन कौन सी यहाँ पे हैं जहाँ पे मैक्सिमम इनकी कॉन्सेंट्रेशन है इराक के अंदर। ये देखिए, इराक का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये वाला एरिया, ये कुर्दिश एरिया है। इनमें दिखाता हूँ सिटीज़ कौन सा एरियाज हैं। दाहुक इनका एक प्रोविंस है, एक इरबिल है, एक सुलेमानिया है और एक हलाबजा है। ये 4 स्टेट्स हैं इराक के नॉर्थ ईस्ट में। आपने शायद किरकुक का नाम सुना होगा। किरकुक इराक का एक बड़ा मशहूर, बड़ा फेमस ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया। यहाँ पे बहुत ह्यूज रिजर्व्स हैं ऑयल के। कुछ रिजर्व्स कुर्दिस्तान में भी हैं, लेकिन इराक के कंपैरिजन में ऑयल रिजर्व्स काफ़ी कम है कुर्दिस्तान में। तो किरकुक जो है इराक में है, लेकिन इसे कहते हैं कि ये हमारा एरिया है, पर ये किरकुक कुर्दिस्तान का एरिया नहीं है। तो सद्दाम हुसैन ने काफ़ी क्रश किया था इनको, और कुर्दिश जो फोर्सेस थी, कुर्दिश जो टेररिस्ट थे, सो कॉल्ड जो इंसर्जेंट्स थे, जो डिमांड करते इंडिपेंडेंस की, उनको बुरी तरह क्रश किया था फुल मिलिट्री पावर से। और इवन सद्दाम हुसैन हैड यूज्ड केमिकल वेपन्स अगेंस्ट द कुर्द्स। तो बाद में अब क्या हुआ, अब केमिकल वेपन तो बहुत पहले शुरू किए हैं, उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। बाद में जो सद्दाम हुसैन को अमेरिकन फोर्सेस ने बाहर निकाला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना लगा के कि इराक के पास में हैं, तो उसके बाद जब उसे पकड़ा गया सद्दाम हुसैन को, तब इसे चार्ज क्या लगाए। तो चार्ज ये लगाया गया कि आपने प्रेजेंट रहते हुए कुर्दों के ऊपर आपने केमिकल वेपन्स यूज़ किए थे, जो इलीगल है, उसमें बहुत कुर्द मारे गए हैं। तो उसमें कर्दिश ने गवाही दी थी, विटनेस बना था, उसी विटनेस के एविडेंस के बेस पे ही सद्दाम हुसैन वॉज हैंग्ड। लेकिन सद्दाम हुसैन की जो गवर्नमेंट थी, उससे पहले की गवर्नमेंट जो रही है, वो भी कोई खास कोऑपरेटिव रही नहीं है कुर्दिश लोगों के लिए। सिर्फ पार्लियामेंट से बात नहीं बनती है, आपको रियल पावर उनके हैंड्स देनी पड़ती है। कुर्द लोगों ने सद्दाम के अगेंस्ट अमेरिकन्स की बहुत हेल्प की थी, ग्राउंड लेवल पे आके काफ़ी हेल्प करने के बाद उन्हें ये था कि शायद कि जब ये जीत जाएगी यूएस गवर्नमेंट, और यूएस ने प्रॉमिस भी नहीं किया था कि जब हम जीत जाएंगे तो आपकी जो डिमांड है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, यानी एक अलग कुर्दिस्तान बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी है इराक के अंदर। अब जब बन गया तो अमेरिका को समझ में आ गया कि अगर हम बात करते हैं अलग कुर्दिस्तान की इराक में, तो उससे नॉट ओनली इराक बट दैट विल लीड ए डेंजर टू द इंटीग्रिटी ऑफ ईरान, टर्की एंड सीरिया ऑल्सो, बिकॉज सब जगह कुर्दिश लोग सेम ही हैं। तो ये इन सारी जगह पे एक अलग कुर्दिस्तान की, जॉइंट कुर्दिस्तान की डिमांड करेंगे, उससे साइड बाउंड्री चेंज करनी पड़ जाएंगी, और उससे एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे जाएगा, क्योंकि ये एक मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग एरिया है। इट विल लीड टू एनर्जी इनसिक्योरिटी ऑल्सो, और कभी ना ख़त्म होने वाला वॉर शुरू हो जाएगा। तो फिर वो जो थे बैक ट्रैक करके, जो ये अमेरिकन्स थे, इनको जैसे उनको पहले मैंडेट सिस्टम में ब्रिटेन और फ्रांस से धोखा मिला था, वैसे अमेरिका से धोखा मिला, तो इनको नहीं हो पाया। तो वो थोड़े से जख्मों पे मरहम लगाने का काम किया अमेरिका ने। वो बोलते हैं कि अब क्योंकि सद्दाम हुसैन चला गया, सद्दाम हुसैन सुन्नी था और मैक्सिमम जो लोग इराक में थे वो शिया हैं, तो अब जो पावर है सब में बटेगी।
कि सुन्नी, शिया, कुर्दिश सब लोगों को पावर बांटी जाएगी। अब किसी एक ग्रुप का कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि जब सद्दाम हुसैन पावर में था वो सुन्नी था, तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया हुआ था। बट एक बात ध्यान रखिएगा, सद्दाम हुसैन में 100 बुराइयाँ थी, लेकिन सद्दाम हुसैन ने अपने सिस्टम को पूरा का पूरा वेस्टर्न सिस्टम के ऊपर बेस किया हुआ था। विमेन के ऊपर कोई भी बंदिशें नहीं थी, ठीक है। जैसा यूरोप की विमेन हैं वैसे विमेन इराक की भी थी। लिटरेसी रेट काफ़ी हाई थे, एम्पावरमेंट काफ़ी अच्छी थी। हाँ, डेमोक्रेसी नहीं थी, वो एक अलग मुद्दा है। वो किस तरह का इंसान था वो एक अलग इशू है। बट अरबिक होने के बाद भी, सुन्नी मुस्लिम होने के बाद भी सद्दाम हुसैन ने कभी भी शरिया लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया, राइट। कोई ड्रेस कोड इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आपकी चॉइस है, आपने पहनना है पहनो, नहीं जो आपको हिजाब पहनना है पहनो, नहीं पहनना मत पहनिए, राइट। अब जो कुर्दिश एक था पर्सन, वो जख्मों में मरहम कैसे लगाया, कुर्दिश बंदे को उन्होंने बना दिया प्रेसिडेंट। और उनका जब फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बना सद्दाम हुसैन के मरने के बाद, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कोई खास पावर दी नहीं गई थी। जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसको खास पावर्स नहीं है, वो एक किस्म से सिंबॉलिक हेड है कंट्री का। तो ही बिकेम द हेड ऑफ द स्टेट विदाउट पावर्स। तो कुर्दिश बोलते हैं पागल से रखा है क्या आपने, हमारे पास अगर हाथ में पावर, रियल पावर ही नहीं है, तो इसको चाटना हमने करना क्या है प्रेसिडेंट बन के, हमने इसका फ़ायदा क्या होगा हमें। तो कुर्दिश जो होप्स थी फिर शटर्ड हो गई उसमें। बट हाँ, अब कम से कम ये हो गया कि कुर्दिश लोग जो हैं उनको मोर ऑटोनॉमी मिलने के चांस हो गए, जो पहले दी गई थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। और वैसा ही हो गया है। अब कुर्दिश लोगों के ये जो हैं, ये आसपास के एरिया में सबको सपोर्ट भी करते हैं, लोगों की लैंग्वेज कल्चर सेम है। अब सद्दाम हुसैन के जाने के बाद एक आफत और आ गई, क्योंकि एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, कई ग्रुप्स बन गए। तो इसी का फ़ायदा उठा के IS पावर में आ गया। IS इसका नाम पहले ISIL था, इस्लामिक स्टेट। बहुत क्रूअल एक ग्रुप था, टेररिस्ट ग्रुप। अब उस ग्रुप को बाहर निकालना है। उस ग्रुप ने अच्छा खासा एरिया इन 3 कंट्रीज़ में रख लिया था। 2 कंट्रीज़ में इनका हो गया था, इराक में और सीरिया में। उनकी टेरिटरी बड़ी अच्छी खासी उनके ऊपर उनका कब्जा हो गया था। उनकी गवर्नमेंट बन गई थी, चाहे वो इलीगल गवर्नमेंट थी, लेकिन उन लोगों ने गवर्नमेंट बना ली थी यहाँ पे। दे वांटेड सेम टाइप की गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर हो, IS की, इस्लामिक स्टेट की। हालांकि वो बड़ा मुश्किल काम था, बट फिर भी। अब जब इस्लामिक स्टेट के लोगों ने, टेररिस्ट ने यूरोप और अमेरिका पे अटैक करने शुरू किए डिफरेंट फॉर्म में, किसी को आप जो है कार चढ़ा रहे हैं, किसी के ऊपर आप ट्रक चढ़ा रहे हैं, कहीं पे आप स्टैबिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप किलिंग्स किसी और तरीके से कर रहे हैं, तो उसके बाद इनको लग गया पूरे वर्ल्ड को कि ये थ्रेट सिर्फ इराक और सीरिया को नहीं है, ये थ्रेट जो है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को है। देन अमेरिका ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की कि नो बूट पॉलिसी, नो बूट ऑन द ग्राउंड पॉलिसी, कि हम इन्फेंट्री की फॉर्म में नहीं जाएंगे यहाँ पे, हमारे फौजी नीचे नहीं जाएंगे, ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, हम एयर अटैक करेंगे। ग्राउंड पे इराक की फोर्सेस और ग्राउंड पे जो कुर्दिश फोर्सेस हैं वही रहेंगी, ताकि हम पे इल्ज़ाम ना आए कि हम अगेन यहाँ पे आ गए हैं, मुस्लिम्स के लैंड को हम ऑक्यूपाई करने के लिए आए हैं। वी डोंट वांट टू बी प्रोजेक्टेड एज द ऑक्यूपायर्स ऑफ मुस्लिम लैंड। तो जो ग्राउंड पे फोर्सेस थी जो अगेंस्ट लड़ रही हैं किसके, ISIS के, उनको सपोर्ट वो थी इराक की फोर्सेस और कुर्दिश फोर्सेस। कुर्दिश फोर्सेस का नाम था पेशमर्गा। जो कुर्दिश आर्मी है उसे बोलते हैं पेशमर्गा। तो पेशमर्गा ने खूब हेल्प की इराक की आर्मी से मिलके, उसी से, और जो उनको एयर सपोर्ट मिली है, सैटेलाइट सपोर्ट जो मिली है पूरी मिली है अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज़ की। एंड इसी जॉइंट एफर्ट से ISIS ख़त्म हुआ, ठीक है। तो उससे पेशमर्गा के एक डोमिनेंस का भी आइडिया हुआ पूरे वर्ल्ड को कि ये भी एक फोर्स है। ये देखिए, पेशमर्गा के अंदर विमेन भी इंक्लूड हैं, मुस्लिम विमेन है लेकिन वो भी इंक्लूड हैं। ये देखिए, उन्होंने कोई वेल नहीं पहना हुआ, कोई इनके ऊपर कोई हिजाब नहीं है, ये पेशमर्गा फाइटर्स हैं। ये देखिए आप, ये चॉइस की बात है। ये पेशमर्गा फाइटर्स हैं। तो जब ये ISIS जाने के बाद थोड़ा सा पावरफुल हो गया, कुर्दिश लोग, पेशमर्गा पावरफुल हो गया, तो उन्होंने एक गलती कर दी, क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट थी थोड़े से जोश में आ गई। उन्होंने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए उन्होंने अपने एरिया में रेफरेंडम कंडक्ट कर लिया। तो उसमें मोर देन 95% लोगों ने कहा कि वी वांट ए सेपरेट कंट्री लाइक नेम्ड कुर्दिस्तान। तो उसमें उन लोगों ने ये भी दिखा दिया एरिया, ये सारा एरिया,
कि ये हमारा अलग कंट्री बनेगा। उसमें किरकुक भी इन्वॉल्व था। किरकुक के आसपास काफ़ी बड़े ह्यूज ऑयल रिजर्व्स हैं, वो भी उनके पास में आ गए। तो बाद में इराक की फोर्स ने कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट पे अटैक किया, उनको थोड़ा समझाया, ढंग से समझाया, थोड़ा वायलेंस से समझाया, तो वो फिर पेशमरगा बैक ट्रैक कर गए। अब उस जो रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं है। अब जो इनका कुर्दिस्तान का अपना ओरिजिनल एरिया ये वाला था, वही रह गया। किरकुक इनकी रेंज से बाहर हो गया, राइट। ये तो थी बात कुर्द और इराक की। ये देखिए, ये 2-3 सिटीज़ हैं, सुलेमानिया, इरबिल, दाहुक, हलब्जा, ये स्टेट भी हैं, काफ़ी सुंदर एरियाज़ हैं। यहाँ पे टेंशन कम है इस जगह पे। ऑयल का पैसा भी इनके पास में काफ़ी है, पीस भी है इनके अपने एरियाज़ में। ये अमेदी जगह है दुहोक में, कुर्दिस्तान है, कितना सुंदर एरिया है ये कुर्दिस्तान में, इराक वाले एरिया में। ये सुलेमानिया, कहते हैं कि अगर मान लो कभी कुर्दिस्तान कंट्री बना तो सुलेमानिया उनका कैपिटल बनेगा, कहते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। अब थोड़ा सा टेंशन हो रही है कुर्दिश लोगों को, क्योंकि कुर्दिश लोगों के पास में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू रिमेनिंग इराक, राइट। अब ईरान में क्या है, ईरान में जो कुर्द हैं वो कुछ खास एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। ईरान के 3 प्रोविंस हैं, वेस्टर्न अजरबैजान, कुर्दिस्तान एंड करमानशाह। एक चौथा है इलाम, सॉरी। 4 ये प्रोविंस है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए, इराक और टर्की के बॉर्डर पे वेस्ट अजरबैजान, कुर्दिस्तान, करमानशाह, और इसके साथ में ही है इलाम, करमानशाह, कुर्दिस्तान एंड वेस्ट अजरबैजान। इस पार्ट में, इस सारे एरिया के अंदर जो कुर्दिश लोग हैं वो काफ़ी नंबर में हैं, लेकिन जो कुर्दिस्तान स्टेट है ईरान का, यहाँ पर वो मेजॉरिटी में है। इसी स्टेट से वो जो लेडी हैं, वो जिनकी डेथ हुई है, जिनके कारण ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, वो बिलोंग करती थी। ये महासा अमीनी, वो कुर्दिस्तान से बिलोंग करती हैं, और उनकी डेथ के बाद इन्हीं एरियाज़ में जहाँ जहाँ पे ये लोग हैं, कुर्दिश लोग हैं ईरान में, वहीं बहुत मेजर प्रोटेस्ट हुए हैं। ईरान में 4 तरह की माइनॉरिटीज़ हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं। एक सुन्नी मुस्लिम्स हैं, क्योंकि ईरान के मैक्सिमम लोग शिया हैं। एक अजरी, यानी अजरबैजानी टाइप के जो लोग हैं, जो अजरी लैंग्वेज बोलते हैं, अजरी कल्चर फॉलो करते हैं। और एक बलोची, ईरान का एक प्रोविंस है सिस्तान बलूचिस्तान। ये लोग मैक्सिमम सुन्नी हैं, और इनका जो कल्चर है वो पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान से मिलता जुलता है, वो ईरान वाले कल्चर से मेल नहीं खाता। तो सिस्तान बलूचिस्तान, यहाँ पे एक सिटी है ज़ाहिदान, बताऊंगा आपको उसके बारे में भी। फिर ये एरिया, ये खुजेस्तान जो एरिया है, यहाँ पे अरेबिक स्पीकिंग सुन्नी लोग ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ ईरान में लैंग्वेज बोलते हैं फ़ारसी, क्योंकि ये शिया मुस्लिम कंट्री, इनकी अपनी अलग लैंग्वेज भी है, फ़ारसी है। ईरान का फॉर्मर नेम भी फ़ारस था। देन इलाम, करमानशाह, कुर्दिस्तान, वेस्टर्न अजरबैजान, यहाँ पर अजरी लोग भी हैं और यहाँ पर कुर्दिश लोग भी हैं। और जो कुर्दिश लोग जो मैक्सिमम मेजॉरिटी में हैं वो कुर्दिस्तान स्टेट में हैं। अब इन स्टेट्स में, इन एरियाज़ में जहाँ जहाँ कुर्दिश लोग हैं, वहाँ प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और लगातार हुए हैं। वो लोग अपने लड़कियाँ जो हैं, विमेन जो हैं, अपने बाल काट रही हैं, हिजाब को उतार रही हैं, हिजाब को आग लगा रही हैं। ये एक सिंबोलिज्म है कि हमारे हिजाब है, हमारी चॉइस है, हम पे वो इम्पोज ना किया जाए, राइट। जो लोग इंडिया में हिजाब के लिए बोलते हैं कि हिजाब इज़ अ चॉइस, ये हर एक की चॉइस है, वो पहने चाहे ना पहने। अब उनके मुंह में फेविकोल है, आजकल मुँह जम गया उनका कि अब क्या बोलें, क्योंकि ये तो चॉइस ही है ना। वो कुछ नहीं बोल रही हैं, ये हिपोक्रेसी है। ये सारे फेमिनिस्ट भी चुप हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड से फेमिनिस्ट के यहाँ सपोर्ट मिलने की बजाय सभी चुप होकर बैठ गए हैं। ये अजीब सी बात है, एक आयरनी है ये भी। अब मैंने बताया था पहले आपको कि ये कुर्दिश लोग जो ईरान में हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अपने राइट्स के लिए काफ़ी जागरूक हैं लोग, इनकी अपनी हिस्ट्री है, अपना इनका एक पूरा सिस्टम रहा है, जो इनका पूरा कल्चर रहा है अपना,
तो वो इससे इंटैक्ट रखना चाहते हैं, ठीक है। अब इनकी डिमांड क्या है? उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें ईरान से अलग कंट्री चाहिए, ये कहते हैं हम ईरान में ही रहना चाहते हैं, लेकिन ईरान को लगता है कि अपनी कंट्री चाहते हैं, फालतू की बातें मीठी मीठी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है सब बहाना है एक अलग कंट्री बनाने की डिमांड का, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनकी डिमांड क्या है? दे वांट टू हैव ए राइट टू होल्ड गुड पोजीशंस इन द गवर्नमेंट, सीनियर पोजीशन इन द गवर्नमेंट जो इनको मिलती नहीं है। ये कहते हैं कि स्कूल्स में जहाँ जहाँ पे ये लोग हैं वहाँ पे कुर्दिश लैंग्वेज टीच की जाए, ठीक है। और जो जहाँ जहाँ पे कुर्दिश लोग हैं उनसे आप डिस्क्रिमिनेट ना करके उन एरियाज़ को आप डेवलप भी करो, इसमें क्या बड़ी बात है इसमें। बट उनको लगता है ईरान को कि ऐसा अगर डिमांड अगर मान ली तो बाद में इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, तो ये लोग अपने इराकी, टर्किश एंड सीरियन लोगों से मिलके एक अलग सेपरेट कुर्दिस्तान की डिमांड करेंगे, उससे ईरान टूट जाएगा। तो इसलिए इनके मूवमेंट को क्रश कर रही हैं। ईरान की गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि ये मूवमेंट विमेन का नहीं है, ये मूवमेंट जो विमेन राइट्स के लिए नहीं है। इन द गार्ब ऑफ विमेन राइट्स जो कुर्दिस्तानी लोग हैं वही ये इसको भड़का रहे हैं, और कुर्दिश लोगों को पूरे वर्ल्ड के बाकी कुर्दिश और जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स है जो एंटी ईरान है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इससे फाइनेंस कर रहे हैं ताकि ईरान की गवर्नमेंट वीक हो जाए और ये पावर पूरा रेजिम चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन वो कुछ हद तक रियलिटी हो सकती है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हैं अपने आप जनरेट हुए हैं, एक लड़की की डेथ के बाद जनरेट हुए हैं। गुस्सा जो पहले था वो पूरा उबल के अब सामने आ रहा है, वो पहले अंदर था अब सारा बाहर निकल के आ रहा है प्रोटेस्ट की फॉर्म में। कहते ना कि वर्ल्ड ये एक ऐसा लार्ज एथनिक ग्रुप है वर्ल्ड में जो स्टेटलेस है, होमलेस है, कई जगह बिखरा हुआ है, उसके पास में कुछ नहीं है। अब टर्की के अंदर भी हैं कर्द्स, ये दिखाता हूं मैं आपको। टर्की के ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में साइजेबल नंबर हैं। एरिया जो है ये देखिए, ये पूरा एरिया है, यहाँ पे बहुत कर्द्स हैं। तो टर्की बोलता है कर्द वर्द कुछ नहीं है, आप लोग माइनॉरिटी हो ठीक है, लेकिन कर्द की बजाय पे अपने आप को आप टर्किश बोलो आप, ठीक है। तो शुरुआत में इनकी डिमांड थी, इनका एक मार्क्स और लेनिन से इंस्पायर होके एक ग्रुप बना था टर्की में कुर्द लोगों का, जिन्होंने वेपन रेज किए थे, आर्म्स उठाए थे। PKK, द कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, ये बनी थी 1974 में। इसके फाउंडर थे अब्दुल्ला ओकलान। तो इन लोगों ने एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू किया था, जैसे ना अपने यहाँ पे माओइस्ट हैं, वो भी मार्क्स और लेनिन से बहुत इंस्पायर्ड हैं, माओ से बहुत इंस्पायर्ड हैं। तो ये लोग भी लेनिन के अपने एक आर्म स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन से बड़े इंस्पायर्ड थे, राइट। तो इन लोगों ने शुरू किया अपना कैंपेन, दे स्टार्टेड कंडक्टिंग बॉम्ब ब्लास्ट्स, दे स्टार्टेड किलिंग टर्किश पीपल। ये कौन अब बर्दाश्त करेगा? वायलेंस कोई बर्दाश्त नहीं करता, और वायलेंस ठीक चीज़ है भी नहीं है। तो उससे क्या हुआ, टर्की ने भी इनको फिर क्रश करना शुरू किया। फिर ये लोग क्या करते थे, ये टर्की पे अटैक करके इराक भाग जाएंगे। तो टर्किश फोर्सेस कई बार उन्होंने अपनी इराक की बाउंड्री भी क्रॉस की है इनको अटैक, इनको वीक करने के लिए। तो टर्की ने केवल एलिगेशन भी लगाए इराक गवर्नमेंट पे कि आप जानबूझ के टर्की को वीक करने के लिए इनको सपोर्ट करते हो, इनको काबू नहीं करते हो, कुर्दिश लोगों को। ओकलान को पकड़ लिया गया है, बट ये भी एक अजीब बात हो गई है, टर्की जो है पॉलिटिकली यूरोप का पार्ट है, तो इट वांट्स टू बिकम द मेंबर ऑफ EU का मेंबर बनने में कई कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशंस हैं। उसमें से एक पॉलिटिकल कंडीशन ये है कि अगर आपको EU का मेंबर बनना है तो आपको अपनी कंट्री में सजाए मौत यानी कैपिटल पनिशमेंट बैन करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट गिव कैपिटल पनिशमेंट टू एनीवन। तो इस चक्कर में क्या हुआ, ओकलान को बहुत टाइम से पकड़ा हुआ है, लेकिन सजाए मौत नहीं मिल पाई इसे, हालांकि काम तो इसने इतने अच्छे नहीं किए हैं। बट अब जो है ओकलान जो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, जो PKK है इसकी, जो इस एरिया में काफ़ी एक्टिव है टर्की के ईस्ट में, अब थोड़ी वीक हो गई है। अब ये कहता है कि हमें वायलेंस से नहीं, अब अकल आ गई है ना, हमें पॉलिटिकल राइट्स डिमांड करने हैं। एक फेडरेशन की डिमांड, कन्फेडरलिज्म की बात कर रहा है, डेमोक्रेटिक कन्फेडरलिज्म, कि हमें मिल के रहना है। उसमें एक किस्म से वही चीज़ है कि हमें मोर ऑटोनॉमी चाहिए, इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, और हम टर्की के लिए थ्रेट नहीं है, हम टर्की के लिए मिल के काम करेंगे, टर्की को राइज करने में हेल्प करेंगे। तो अगेन इनकी हिस्ट्री को देख के टर्की में भी एक सस्पिशन है कि क्या हम इन पर विश्वास कर सकते हैं, कैन वी बिलीव देम। तो एक सस्पिशन है उस जगह पर अभी भी।
तो इन सबको देख के यही है कि हर कंट्री में जो ये लोग हैं डिमांड कर रहे हैं मोर ऑटोनॉमी की, लेकिन कुछ पहले चीज़ें जो हो चुकी हैं उनके बेस पे किसी को इन पे इतना ज़्यादा फेथ नहीं है कि ये बाद में अलग कंट्री की डिमांड नहीं करेंगे, इसलिए नहीं जगह जगह जो है क्रश कर रही हैं। ये वो सब सिटीज़ हैं, यहाँ पे एक जाहिदान भी है, वो यहाँ शायद दिया नहीं हुआ, यहाँ पे पॉपुलेशन ठीक ठाक है कुर्दिश लोगों की, इन सारे एरियाज़ में ही प्रोटेस्ट हुए हैं जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट है ईरान के। ये देखिए कितना सुंदर एरियाज़ हैं कुर्दिस्तान के, ईरान के अंदर भी, इराक मैंने दिखाया था अभी आपको। हिस्ट्री को देख कर मुश्किल लगता है कि यहाँ पे किसी भी कंट्री में, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये जो मैंने अभी दिखाया था सीस्तान बलूचिस्तान का एरिया, इस जगह पे भी कुर्दिश लोग काफ़ी हैं। ये कुर्दिश लोगों के एरियाज़ हैं, डॉट्स जो बनाए हुए हैं, यहाँ सब जगह प्रोटेस्ट भी कुर्दिश लोग कर रहे हैं, और कुर्दिश के साथ साथ बाकी लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। तो मुझे लगता है पर्सनली कि इंडिपेंडेंस थोड़ा मुश्किल काम मिलना, इनको इंडिपेंडेंस ना मिल पाए, लेकिन हाँ अगर ये सही ढंग से काम करें तो इनको फ्यूचर में ऑटोनॉमी मिल सकती है, और उसके बिना कोई चारा भी नहीं है। अदरवाइज़ एक लैंडलॉक कंट्री अगर बन भी जाएगा तो इस एरिया में क्या करेगा, तो चारों तरफ से घिरा होगा एनिमी कंट्री से, उसका कुछ हो ही नहीं पाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेगा कुछ भी वो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। थैंक यू सो मच।